क्या आप राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे उन्हीं के बारे में कि आज़ादी की लड़ाई के अगली कतार के नेताओं में टंडन की गिनती थी। भारत की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को लेकर उन्हें गर्व था कि हिंदी भाषा के प्रति उनका समर्पण ऐसा अनूठा था कि 1910 में काशी नागरी प्राचीन सभा के प्रांगण में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। 1918 में हिंदी विद्यापीठ और 1947 में हिंदी रक्षक दल का गठन भी किया। इन दिनों पूरा देश आज़ादी के 75वां साल मना रहा था। हर तरफ आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर तरह तरह के आयोजन किए गए थे। आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की आज बात हुई। उनका जन्म 1 अगस्त 1882 को इलाहाबाद में हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन पढ़ाई के दौरान ही कांग्रेस से जुड़ गए। विदेशी हुकूमत के विरोध के कारण उन्हें मेयर कॉलेज से निकाल दिया गया। 1906 में सर तेज बहादुर सप्रू के अंडर में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत छोड़ी। 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर वकालत छोड़कर खुद को देश समाज के लिए समर्पित कर दिया। अनेक जेल यात्राएं की, किसानों मजदूरों को संगठित करने की कोशिशें की, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। वे बेहतरीन वक्ता भी थे। कांग्रेस पार्टी के लंबे इतिहास में अध्यक्ष पद के 2 यादगार चुनाव हुए। एक 1939 में जब गांधी जी के न चाहने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए गए। दूसरी बार 1950 में जब पंडित नेहरू के खुले विरोध के बाद भी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए। दोनों चुनाव में एक दिलचस्प समानता, सुभाष चंद्र बोस को जीतकर भी इस्तीफा देना, पर टंडन जी के साथ भी यही हुआ। पंडित नेहरू और सरदार पटेल इस चुनाव के पूर्व किसी एक नाम पर सहमति बनाने के लिए साथ बैठे थे। जब 1948 में अध्यक्ष पद का चुनाव हार चुके थे टंडन, उस समय की कहानी आपको बता रहा हूँ। टंडन उस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इससे पहले 1948 का चुनाव वह हार चुके थे। समर्थक उन पर फिर से चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाए हुए थे। निजी तौर पर उनके प्रति आदर लगाव रखने के बाद भी पंडित नेहरू उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में नहीं थे। टंडन की दाढ़ी विभाजन का प्रबल विरोधी और हिंदू के प्रति उत्कट प्रेम के चलते नेहरू की नज़र में उनकी छवि एक पुरातनपंथी और सांप्रदायिक नेता की थी। टंडन के स्वतंत्र व्यक्तित्व और शरणार्थियों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता ने भी पंडित नेहरू को उनसे दूर किया था। एक दूसरा नाम शंकर राव देव का था। देश भाषाई आधार पर वह 72 महाराष्ट्र के तगड़े पैरोकार थे। इसमें वे सेंट्रल प्रोविंस और हैदराबाद के कई जिले शामिल कराना चाहते। इसी के चलते सरदार पटेल से उनकी दूरियां बढ़ी हुई थी। HC मुखर्जी और SK पाटिल का नाम भी चला, पर बात नहीं बनी थी। पंडित नेहरू और सरदार पटेल दोनों इस शुरुआती दौर में एक राय के थे कि JB कृपलानी को उम्मीदवार नहीं बनाना है। कृपलानी 1946 से 47 में अध्यक्ष रहे थे। नेहरू पटेल का उनसे तालमेल नहीं बन सका था। अध्यक्ष के तौर पर अपनी उपेक्षा की कृपलानी की भी शिकायतें थी। इसी बीच CR राजगोपालाचारी ने अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल का नाम सोचा। नेहरू खामोश रहे। लगा कि शायद नेहरू प्रधानमंत्री के साथ अध्यक्ष पद भी अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहेंगे। सरदार पटेल सहमत थे। नेहरू 2 अगस्त को पटेल के घर पहुंचे और CR राजगोपालाचारी को अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया। सरदार पटेल इस प्रस्ताव पर भी राजी थे, लेकिन CR ने इनकार कर दिया। ये भी साफ हुआ कि पंडित नेहरू दोहरी जिम्मेदारी नहीं चाहते, पर टंडन को हराना उनकी प्राथमिकता है। नेहरू ने पटेल को रोकने के बाद में मौलाना आज़ाद के घर वर्किंग कमेटी के दिल्ली में मौजूद सदस्यों की बैठक बुलाई। 2 टूक कहा था कि अध्यक्ष पद पर टंडन ने स्वीकार नहीं। 8 अगस्त 1950 को पंडित नेहरू ने टंडन को सीधे पत्र लिखकर उनका विरोध किया। पत्र में लिखा, आपके चुने जाने से उन ताकतों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा जिन्हें मैं देश के लिए नुकसानदेह मानता हूँ। टंडन ने 12 अगस्त को नेहरू को उत्तर दिया, हम बहुत से सवालों पर एकमत रहे हैं। अनेक बड़ी समस्याओं पर हम साथ काम किया है, पर कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर हमारा दृष्टिकोण एक नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना और देश का विभाजन इसमें सबसे प्रमुख है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे प्रति आपकी कटुतम अभिव्यक्ति भी मुझे कटु नहीं बना पाएगी और न ही आपके प्रति मेरे प्रेम में अवरोध कर सकेगी। मैंने सालों से अपने छोटे भाई की तरह विनम्रता के साथ आपसे प्रेम किया है। पर पंडित नेहरू मन बना चुके थे कि टंडन के पत्र के एक दिन पहले ही 11 अगस्त को उनका नाम लिए बिना नेहरू ने एक बयान जारी किया कि जब तक वह प्रधानमंत्री हैं उन्हें टंडन अध्यक्ष स्वीकार करना उचित नहीं हो। उम्मीद जताई कि राजनीतिक, सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के बारे में फैसले कांग्रेस के पुरानी सोच के मुताबिक ही लिए जाएंगे। इस बयान के जरिए नेहरू ने टंडन को लेकर अपना रुख सार्वजनिक कर दिया। रफ़ी अहमद किदवई इस चुनाव में पंडित नेहरू के मुख्य सलाहकार हैं। किदवई को एहसास था कि टंडन के सभी विचारों से सहमत न होने के बाद भी निष्ठा और ईमानदार छवि के कारण खासतौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस जन के बहुमत का उन्हें समर्थन प्राप्त है। शंकर राव देव के उनके मुकाबले टिकने की उम्मीद नहीं थी। किदवई ने नेहरू का मन बदलने की कोशिश की।
वह उन्हें समझाने में सफल है कि गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश में अरसे से सक्रिय रहे कृपलानी ही टंडन का मुकाबला कर सकते हैं। सरदार पटेल के लिए ये खबर चौंकाने वाली थी। किसी भी दशा में कृपलानी को स्वीकार न करने की नेहरू के साथ देहरादून में 5 जुलाई को हुई बातचीत उन्होंने याद की। सीआर ने कहा, मैं भीतर तक हिल गया हूँ, मुझे आश्रम चले जाना चाहिए। सीआर को भी कृपलानी को उम्मीदवार बनाए जाने पर नेहरू से शिकायत थी। दोनों ने नेहरू को समझाने की कोशिश की कि हिंदू, मुस्लिम और शरणार्थियों के सवाल पर कृपलानी ने नेहरू की टंडन के मुकाबले अधिक कड़ी आलोचना की है, पर नेहरू फैसला बदलने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल का टंडन के पक्ष में झुकाव शुरू हुआ। सरकार के भीतर भी खींचतान थी। सरदार को लग रहा था कि उन्हें किनारे किया जा रहा है। कैबिनेट की वैदेशिक मामलों की कमेटी का सदस्य होने के बाद भी विदेशी मामलों में उनसे सलाह मशविरा नहीं किया जा रहा था। खुद उनके गृह और राज्य मंत्रालय मामलों में नेहरू की आलोचनात्मक दखल बढ़ रही थी। कांग्रेसियों के बीच टंडन की लोकप्रियता सरदार को लुभा रही थी। 25 अगस्त को किदवई की पहल पर नेहरू और कृपलानी की बैठक हुई। बैठक के बाद कृपलानी ने पत्रकारों से नेहरू के रुख पर अपना आभार व्यक्त किया। कांग्रेस के वोटरों के बीच साफ संदेश पहुंच चुका था कि यह कृपलानी टंडन नहीं, नेहरू पटेल के बीच का भी मुकाबला है। पटेल ने नेहरू से कहा, आपको कभी समझ नहीं पाया। 25 अगस्त को ही नेहरू ने पटेल को लिखा, टंडन का चुना जाना वह अपने लिए पार्टी का अविश्वास मानेंगे। अगर टंडन जीतते हैं तो वह न तो वर्किंग कमेटी में रहेंगे और न ही प्रधानमंत्री रहेंगे। पटेल ने सीआर से कहा कि वह जानते हैं कि नेहरू ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 27 अगस्त को पटेल ने नेहरू से कहा, आपको 30 वर्षों से जानता हूँ, पर आज तक नहीं जान पाया कि आपके दिल में क्या है। पटेल ने एक संयुक्त बयान का प्रस्ताव दिया कि उम्मीदवारों को लेकर असहमति के बाद भी बुनियादी सवालों पर हम एक अध्यक्ष जो भी चुना जाए उसे कांग्रेस की नीतियों पर चलना हो। नेहरू का जवाब, बयान का समय बीत चुका है। चुनाव हुआ तो यूपी में टंडन को वोट ही वोट मिले। 29 अगस्त को 24 स्थानों पर मतदान हुए। 1 सितंबर को गिनती हुई। टंडन 1306 वोट पाकर जीत गए। कृपलानी को 1092 और देव को 202 वोट मिले। उत्तर प्रदेश, जो नेहरू और टंडन दोनों का गृह प्रदेश था, वहाँ टंडन को अच्छी बढ़त मिली। सरदार पटेल के गृह राज्य गुजरात के सभी वोट टंडन को मिले। नतीजों के बाद पटेल ने सीआर से पूछा, क्या नेहरू का इस्तीफा लाए हैं? पटेल की उम्मीद के मुताबिक नेहरू इरादा बदल चुके थे। 13 सितंबर 1950 को नेहरू ने एक बयान में कहा, टंडन की जीत पर सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने खुलकर खुशी का इजहार किया है। सितंबर के तीसरे हफ्ते में कांग्रेस के नासिक सम्मेलन में टंडन ने अध्यक्षीय भाषण में हिंदू सरकार की अवधारणा को खारिज की। सम्मेलन में नेहरू लियाकत समझौते, सांप्रदायिकता और वैदेशिक मामलों में भी सरकार के स्टैंड का समर्थन किया। टंडन वर्किंग कमेटी के चयन में नेहरू की इच्छाओं का सम्मान करने को तैयार थे, सिवाय रफ़ी अहमद किदवई के नाम को लेकर। नेहरू ने शर्त लगा दी कि वह बिना किदवई के कमेटी में शामिल नहीं होंगे। टंडन को समझाने की कोशिशें शुरू हुई। मौलाना आज़ाद आ गए। इनकार में टंडन ने कहा कि वे उनकी तुलना में किदवई को कहीं ज़्यादा जानते हैं। किदवई ने कहा था कि टंडन के जीतने पर अगर नेहरू इस्तीफा नहीं देते तो मैं बयान जारी करूंगा कि वह अवसरवादी है। नतीजों के बाद किदवई ने खामोशी साध ली। मौलाना और सीआर ने पटेल से सिफारिश की। पटेल ने कहा कि टंडन से किदवई को कमेटी में लेने के लिए कहने की जगह वह सरकार छोड़ना पसंद करेंगे। नेहरू से पूछिए, वह सिर्फ इशारा करे, मैं सरकार से निकलने को तैयार हूँ। सीआर ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इससे देश का नुकसान होगा। 2 दिन बाद नेहरू बिना किदवई के वर्किंग कमेटी में शामिल होने को तैयार हो। टंडन के साथ नेहरू, पटेल और मौलाना आज़ाद पटेल के घर पर बैठे, जहां अन्य नामों पर सहमति बन गई। पर आगे की राह टंडन के लिए आसान नहीं थी। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल के निधन के बाद पार्टी के भीतरी समीकरणों में भारी फेरबदल हुआ। अनेक समाजवादी पहले ही कांग्रेस से अलग हो गए थे। जून 1951 में आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस छोड़ी। कृपलानी के इस फैसले के कारणों में टंडन की अगुवाई में पार्टी के पुरातनपंथी बन जाने का आरोप शामिल था। अध्यक्ष के तौर पर टंडन को नेहरू कभी स्वीकार नहीं कर पाए। सितंबर 1951 में वर्किंग कमेटी से इस्तीफा देकर नेहरू ने नए सिरे से दबाव बनाना शुरू किया। उनका यह कदम इसी महीने बेंगलोर में AICC की बैठक में शक्ति परीक्षण की तैयारी का हिस्सा था। पहला आम चुनाव पास था। पार्टी की कलह चरम पर थी। टंडन ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री नेहरू की राह आसान कर दी। बेंगलोर में नेहरू अध्यक्ष चुन लिए गए। अब पार्टी और सरकार दोनों नेहरू के हाथ में थी। यही वह मुकाम था जब सत्ता में दल के संगठन की दखल खत्म हो गई। आने वाले दिनों में कांग्रेस के इस फार्मूले को उसकी विरोधी पार्टियों ने भी सिरे माथे लिया। लेकिन हिंदी के प्रति जो टंडन जी का अनूठा प्रेम था वो काबिले तारीफ था। हर जगह उसकी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। आज़ादी की लड़ाई की अगली कतार के नेताओं में टंडन की गिनती थी। भारत की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को लेकर उन्हें गर्व था।
हिंदी भाषी के प्रति उनका समर्पण अनूठा था। 1910 में काशी नगरी प्रचारिणी सभा के प्रांगण में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। 1918 में हिंदी विद्यापीठ और 1947 में हिंदी रक्षक दल का गठन किया। हिंदी की मान प्रतिष्ठा प्रचार प्रसार का संघर्ष उन्होंने अंग्रेजों के दौर में शुरू किया। आज़ादी के बाद भी यह जारी रहा। उन्होंने संविधान सभा में हिंदी का सवाल जोर शोर से उठाया। 1937 से 1950 के 13 वर्षों की अवधि में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हिंदी के पक्ष में काम करते रहे। 1952 में लोकसभा में प्रवेश के बाद सदन में हिंदी के लिए उनकी आवाज़ गूंजती रही। 1956 में वो राज्यसभा सदस्य चुने गए। वहाँ भी वह हिंदी को उसका कथित स्थान न मिलने की शिकायत करते रहे। टंडन का हिंदी के लिए संघर्ष सड़क से सदन तक जीवन प्रयत्न जारी रहा। वह जिस भी मंच पर पहुंचे वहाँ उन्होंने हिंदी के लिए आवाज़ उठाई। विभाजन के वह प्रबल विरोधी थे। देश के दो टुकड़े होने की पीड़ा के चलते वह आज़ादी के जश्न से दूर रहे थे। शरणार्थियों के कष्टों ने उन्हें बेचैन किया। उनके आंसू पोंछने की कोशिशों ने उनके अपनों की निगाहें तिरछी कर दी। अपने इन कोशिशों की उन्होंने बड़ी राजनीतिक कीमत चुकाई, पर वह अपने या परिवार के लिए कुछ हासिल करने के लिए राजनीति और सार्वजनिक जीवन में नहीं आए थे। जब सुमित्रा नंदन पंत को लेकर बड़ी बात कही थी, संसद सदस्य के नाते तब 400 रुपये महीना मिलता था। किसी अवसर पर भुगतान करने वाले लोकसभा स्टाफ से उन्होंने पूछा कि क्या यह सीधे राशि सहकारी सहायता कोष में नहीं जा सकती। बगल में खड़े एक सांसद ने उनसे कहा, सिर्फ 400 रुपये मिलते हैं, उन्हें भी आप दान कर देना चाहते हैं। टंडन का उत्तर था, मेरे लड़के कमाते हैं, सब मिलकर 700 रुपया देते हैं, 300-400 ही खर्च है, बचे रुपयों के दूसरों के काम आते हैं। स्वास्थ्य कारणों से टंडन ने 1961 में राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। 23 अप्रैल 1961 को उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। इसी वर्ष कविवर सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण सम्मान घोषित किया गया। टंडन ने सुप्रसिद्ध साहित्यकार वियोगी हरि को इस विषय में जो लिखा वह उनके महान व्यक्तित्व की एक झलक दिखाता है। उन्होंने लिखा था, मुझे भारत रत्न और सुमित्रा नंदन पंत को पद्म विभूषण, यह ठीक है कि उम्र में मैं बड़ा हूँ, मैंने भी काम किए, पर आगे चलकर लोग पुरुषोत्तम दास टंडन को भूल जाएंगे, लेकिन पंत जी की कविताएं तो हमेशा अमर रहेंगी। उनकी कविताएं लोगों की जुबान पर जिंदा रहेंगी। उनका काम मुझसे ज़्यादा अस्थायी है, इसलिए सुमित्रा नंदन पंत को भारत रत्न मिलना चाहिए।